आज का जो हमारा टॉपिक है वह सामान्य अध्ययन विषय पर आधारित है, जिसमें सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की सहमति का होना आवश्यक है। संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया, राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति और गठन, संसद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना और 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय। कूट के आधार पर चयनित करना है कि 1 2 4, 1 3 5, 2 4 5 या फिर 1 3 4 और 5। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन 1 3 और 5। 1 3 और 5 जो ये विषय हैं, इनको संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता है। यदि संविधान संशोधन अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241, 124, 147, 214 और 231 में संशोधन किया जाता है तो अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन किया जाना आवश्यक है। विधान परिषद का अगर गठन होगा, विधान परिषद का अगर गठन और समाप्ति है तो विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना क्या कहें संविधान के भाग 1 में किया जाने वाला संशोधन भी संशोधन नहीं माना जाता है, क्योंकि यह साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, साधारण बहुमत से होता है। और 7वीं अनुसूची में किसी भी विषय को अन्य सूची में स्थानांतरित करने या हटाने के लिए संसद को विशेष बहुमत व कम से कम आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर ऐसे किसी अनुच्छेद में संशोधन करना है जिसका प्रभाव केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी पड़ता है, तो वहाँ पर राज्यों का आधे से अधिक राज्यों का समर्थन करना आवश्यक होगा। अगला प्रश्न है, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसे प्रस्तुत करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है और इसमें सार्वजनिक महत्व के 2 से अधिक विषय शामिल किए जाते हैं। कौन सा कथन जो है सत्य है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2 या फिर 1 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1, क्योंकि इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अविलंबी लोक महत्व के किसी भी निश्चित मामले जिसे अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है, पर चर्चा के उद्देश्य से सभा की कार्यवाही के स्थगन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, उसे भी स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। इसे प्रस्तुत करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है या इसमें सार्वजनिक महत्व के 2 से अधिक विषय शामिल किए जा सकते हैं। यह गलत है, क्योंकि 2 से अधिक भी विषय शामिल किए 2 या 2 से अधिक विषय भी शामिल किए जा सकते हैं या उसमें 1 से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जा सकता। जो तीसरा जो है वह इसलिए गलत है कि 2 से अधिक नहीं, इसमें 1 से अधिक एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए तीसरा जो है वो गलत है। तीसरा जो है वो गलत है और इस प्रस्ताव को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह पूर्णतः सही है और इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है और हमारा जो आंसर है वो केवल 1 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र संविधान की सर्वोच्चता, विशेषाधिकार संपन्न केंद्र या फिर द्विसदनीय विधानमंडल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है विशेषाधिकार संपन्न केंद्र जो है वो संघीय शासन की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है?
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का उसके लागू होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है और इसे संसद के द्वारा अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इसके ऑप्शन हैं वो हैं केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन की, इसके जो कथन जो हैं वो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित में कौन सी रिट केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के लिए जारी की जाती है? परमादेश, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण या फिर प्रतिषेध संवैधानिक उपचारों, इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, प्रतिषेध। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा अन्य अधिकारों को व्यवहार में लाया जाता है और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को ही संविधान की हृदय आत्मा कहा है। संविधान में 5 प्रकार के जो हैं वो रिटें दी गई हैं, उनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण शामिल है। अगला प्रश्न है धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह सदन किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे राज्यसभा इसे अस्वीकृत नहीं कर सकती है और राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल 1, 3, केवल 2, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3? जिसका सही जो आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन कि केवल 1 और 2। क्या किसी भी संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा इसे अस्वीकृत नहीं कर सकती है और राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है क्योंकि यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए कि कौन सा संविधान का जो स्रोत है वो किस देश से लिया गया है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, फ्रांस का संविधान, अमेरिका का संविधान और ऑस्ट्रेलिया का संविधान में कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? केवल 1 सुमेलित है, केवल 2 हैं, केवल 3 या सभी चारों जो हैं वो सुमेलित हैं? प्रश्न नंबर 7, जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2 सुमेलित है। क्योंकि ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता ली गई है, यह पूर्णतया सत्य है और अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो लिया गया है। जबकि समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, इसलिए दूसरा और चौथा कथन गलत है, इसलिए केवल 2 युग्म जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और समानता, इनका सही क्रम क्या है? 1 3 4 2, 1 4 3 2, 2 1 4 3 या फिर 2 4 1 3? इसका जो सही जो आंसर है वह आपका है बी ऑप्शन, 2 1 4 3। सबसे पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता और फिर समानता और फिर बंधुता। तो ये हमारा जो है वो सही क्रम रहेगा। सबसे पहले न्याय, फिर आपका स्वतंत्रता और फिर आपकी समानता और फिर आपकी बंधुता रहेगी। प्रस्तावना में इनका वर्णन है और प्रस्तावना जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख किया गया है और प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे पारित किया था और 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 8, 9, 10 या फिर 11। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद जो नागरिकता है, नागरिकता संविधान के भाग 2 में है और इसके लिए अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। और अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित सारे जो कानून हैं वो संसद बनाएगी। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसकी स्थापना का सुझाव विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था और इसके न्यायाधिकारी की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है वो सही है और दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारी न्यायाधीश या न्यायाधिकारी होते हैं और न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से की जाती है, इसलिए यह कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों के आलोक में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा होम रूल लीग एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी प्रक्रिया थी। लीग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका प्रभाव कम करने के लिए अंग्रेज सरकार ने तिलक को नोटिस दिया, जिसमें उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव था। इस मामले में निम्नलिखित में से तिलक का न्यायालय में पक्ष किसने रखा? चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, कैलाश नाथ काटजू या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। जिसका सही जो आंसर था वो आंसर है वो आपका है मोहम्मद अली जिन्ना। अब डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि तिथि और उसके दिवस कि 1 अगस्त को क्या हुआ था, 16 अगस्त को, 17 अगस्त को या फिर 26 नवंबर को। तो कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो 1 अगस्त 1920 1 अगस्त को मनाया जाता है तिलक दिवस, जो पहला जो है वो पूर्णतया सही है। 16 अगस्त को 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुई थी, 16 अगस्त 1946 और ये 1920 है, तो दूसरा कथन भी सही है। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया था, तो ये युग्म जो है वो गलत है। जबकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में याद किया जाता है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। इसलिए जो सही केवल है बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। बी ऑप्शन जो है इसका जो है वो सही है, केवल इसके 2 युग्म सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुझाव नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों में शामिल थे? सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण, वयस्क मताधिकार, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, प्रांतों का गठन या धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना और सुप्रीम कोर्ट के साथ प्रथम श्रेणी क्रम में अदालतों की स्थापना, जो नेहरू रिपोर्ट में शामिल थे। जो इसका ऑप्शन है 1 2 3 2 3 4 2 3 4 5 1 2 4 5 या 2 3 4 5। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 2 3 4 5, मतलब 2 3 4 5 जो सही है। और सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण जो है वो नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इसका गठन नेहरू रिपोर्ट का गठन जो है, नेहरू कमेटी का गठन जो है वो 1928 में दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन में किया गया था और इसका अगला सम्मेलन जो है 19 मई 1928 को बम्बई में किया गया था। इस समिति में 8 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। इस समिति ने संविधान का प्रारूप अगस्त 1928 में प्रस्तुत किया गया। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1925 में भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने 1927 में जब साइमन कमीशन का गठन हुआ तो उस समय भारत कांग्रेस ने
साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध किया। तब भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने कांग्रेसी नेताओं को चुनौती दी कि अगर उनमें क्षमता है तो वो अनेक समुदायों की आपसी सहमत से संविधान का मसौदा तैयार करते हैं तो ब्रिटिश सरकार उस पर विचार कर सकती है। और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय नेताओं ने फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन किया और 8 अगस्त 1928 में प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने खुदाई खिदमतगार संगठन के निहत्थे कार्यकर्ताओं पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गढ़वाल रेजिमेंट ने खुदाई खिदमतगार संगठन के कार्यकर्ताओं पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। खुदाई खिदमतगार जो संगठन था इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। इसके संस्थापक जो थे वो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तैलंग या जी सी सुब्रमण्यम। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन जी सुब्रमण्यम अय्यर। क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी और इसका गठन का कारण यह था कि लिटन और इल्बर्ट बिल विवाद की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गठन हुआ। इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी और जी सुब्रमण्यम अय्यर इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारखाना अधिनियम में श्रमिकों के लिए सप्ताह में एक दिन का अवकाश का प्रावधान किया गया? 1881, 1891, 1911 या फिर 1922? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1891। 1891 में कारखाना अधिनियम के द्वारा ही न्यूनतम कारखाने में काम करने की न्यूनतम उम्र जो है वो 9 वर्ष कर दी गई और साथ में महिलाओं और बच्चों के कार्य करने के घंटे निर्धारित कर दिए गए। महिलाओं के लिए 11 घंटे थे और बच्चों के लिए 9 घंटे थे। इसमें प्रतिदिन भोजन और भोजन के लिए मध्यावकाश और साप्ताहिक अवकाश भी प्रावधान था, इसलिए बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए कि इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के गठित किया गया। इसमें स्नातक की शिक्षा को 3 वर्षीय करने का प्रावधान किया। इसमें सुझाव पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की और जियाउद्दीन अहमद इसके एकमात्र भारतीय सदस्य थे। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1 और 3, 2 और 4, 1, 2, 3 या फिर 2, 3, 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1, 2, 3 में पहला, दूसरा और तीसरा इसका जो है वो सही है, जबकि चौथा जो है वो गलत है। इसका जो चौथा है वो सही है क्योंकि इसमें जो एकमात्र भारतीय सदस्य नहीं थे, जबकि जियाउद्दीन अहमद के साथ साथ डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी भी इसके आयोग के सदस्य थे, इसलिए चौथा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव के पश्चात कांग्रेस द्वारा गठित केंद्रीय नियंत्रक परिषद के सदस्यों में शामिल थे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद? 1, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 3, 5 या 1, 2, 3, 4, 5? तो कौन इसमें नियंत्रण में शामिल था? जिसका सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे इस केंद्रीय नियंत्रक परिषद में शामिल थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास की निम्नलिखित में से कौन सी घटना गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या पिंडारियों का दमन? इसका सही जो आंसर है
इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है पहले बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल जो है वो 1813 से लेकर 1823 तक था। इस दौरान पहला आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 1816। पिंडारियों का दमन किया गया 1824 पिंडारियों का दमन किया गया। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के शासनकाल में हुआ। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध इसी के शासन हुआ। और आंग्ल बर्मा युद्ध जो है यह 1824 से 26 तक चला। और इस समय यह जो था 1824 से 26 तक चला। और इसमें जो गवर्नर थे वो थे एमहर्स्ट। इसके गवर्नर एमहर्स्ट थे। अगला प्रश्न है 1924 में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना के लिए प्रयासरत नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इस कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हें गिरफ्तार किया गया? श्री अमृत डांगे, फिलिप स्पार्ट, B.F. ब्रैंडले, नलिनी सेन गुप्ता या फिर शौकत उस्मानी। जो इसका सही जो आंसर है कूट के आधार पर चयन करना है। इसका सही जो आंसर है वो है श्रीपद अमृत डांगे, नलिनी सेन गुप्ता और शौकत उस्मानी। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 1924 में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की प्रयास में कानपुर षड्यंत्र कहा जाता है। इस केस में M.N. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डांगे, नलिनी सेन गुप्ता और शौकत उस्मानी पर सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया। और फिलिप स्प्रेट की बात करें, फिलिप स्प्रॉट और B.F. ब्रैंडले की बात करें, इन दोनों का संबंध जो है वो मेरठ षड्यंत्र से संबंधित था। मेरठ षड्यंत्र से संबंधित था। और इस केस में बचाव पक्ष की ओर से जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात के प्रभाव में वृद्धि के प्रभाव है मतलब कि कौन सा रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात के वृद्धि के प्रभाव हैं? अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी, बैंकों की साख संचरण क्षमता में वृद्धि या स्फीति की प्रभाव में कमी। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, 1 और 3। 1 और 3 जो हैं वो इसके सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि मल्होत्रा समिति का उद्देश्य क्या था? गोस्वामी समिति का उद्देश्य, आबिद हुसैन समिति का उद्देश्य या फिर मीरा सेठ का उद्देश्य? केवल कौन सा सही सुमेलित है? केवल 1 सुमेलित है, केवल 2 सुमेलित हैं, दोनों सुमेलित हैं या फिर तीनों सुमेलित हैं या फिर चारों सुमेलित हैं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, केवल 2 सुमेलित हैं। क्योंकि 1993 में बीमा क्षेत्र से संबंधित जो कमेटी थी वो मल्होत्रा समिति थी। और इसी समिति की सिफारिश पर बीमा नियामक क्षेत्र यानी इरडा का गठन हुआ था 1993 में। 1993 में मल्होत्रा समिति बनाई गई थी और इसी की सिफारिश पर इरडा का गठन हुआ 2000 में इरडा का गठन हुआ। गोस्वामी समिति का गठन जो है वो 1990 में हुआ था। तो पहला गलत है। 1990 में गोस्वामी समिति का गठन हुआ और इसका जो है वो चुनाव से संबंधित है। इसका संबंध चुनाव से, तो दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा है आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है वो लघु उद्योग सुधार से संबंधित है। और आबिद हुसैन जो हैं एक भारतीय अर्थशास्त्री थे, ठीक है। और ये 1985 से 1990 तक योजना आयोग के सदस्य भी रहे। और मीरा सेठ समिति का संबंध भी हथकरघा से संबंधित था। तो 3 और 4 सही हैं और पहला और दूसरा गलत है। इसके बी ऑप्शन सही है।
नेविगेटिंग द स्टॉर्म रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जिसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था पर स्टैगफ्लेशन का परिणाम है? आर्थिक वृद्धि दर मूल्य वृद्धि दर से अधिक, मौद्रिक आय की तुलना में वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिक तेजी से उत्पादन, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण मांग अधिक और मुद्रास्फीति एवं मंदी दोनों के साथ साथ उपस्थिति। जिसका सही आंसर है परिणाम है वो आपका है डी ऑप्शन। मुद्रास्फीति और मंदी जब दोनों एक साथ आती हैं तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? आंतरिक बाजार उधारी, विदेशी ऋण, अल्प बचत योजना और कूट चयन करना है। केवल 1, 2, 2 और 3, 3 केवल या फिर 1, 2, 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1, 2, 3। मतलब डी ऑप्शन जो है वो सही है कि सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए इन तीनों को कदम उठा सकती है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को, अगस्त माह के पहले शनिवार को, जुलाई माह के दूसरे रविवार को या अगस्त माह के दूसरे रविवार को? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जुलाई के पहले शनिवार को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जुलाई 1995 में के पहले शनिवार को सहकारिता दिवस मनाने के रूप में घोषणा की थी। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन से मानदंड का पालन करना अनिवार्य है? पहला है सेबी नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध, विगत 3 वर्ष में 25,000 करोड़ से अधिक का औसत कारोबार और विगत 3 वर्षों में करदेयता के पश्चात 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ या विगत 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की औसत निवल संपत्ति। तो कौन सा पालन करना अनिवार्य है? 1, 3, 2 और 4, 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4। मतलब इन सभी को पालन करना अनिवार्य है, तभी कोई कंपनी जो है वो महारत्न की कंपनी में शामिल की जाएगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध को फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है? उत्पादन एवं उपभोग को, आर्थिक विकास एवं असमानता को, बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति को, औद्योगिकीकरण या विकास को? इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? विदेशों से प्राप्त उपहार, एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिया जाना लाभांश या तीसरा सेवानिवृत्ति पेंशन? केवल 1, 2, केवल 2, केवल 3 या फिर 1, 2, 3? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1, 2, 3 में तीनों कथन जो हैं वो सही हैं कि राष्ट्रीय आय गणना में तीनों को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है विंड हॉल टैक्स के संदर्भ में विचार करना है कि इसे कंपनियों के द्वारा परिस्थिति विशेष से अर्जित लाभ पर आरोपित किया जाता है और इसका 10% जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पर खर्च करना आवश्यक है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 1। पहला जो है वो सही है और दूसरा जो है कि विंड हॉल टैक्स से प्राप्त राजस्व को जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पर खर्च करने की कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है? सफाई कर्मियों की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करना, किन्नरों का विशाल कौशल विकास, या कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास, या कश्मीरी विस्थापित परिवारों की वित्तीय सहायता। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ए, सफाई कर्मियों की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, भारत में संक्रामक बीमारियों से होने वाली सर्वाधिक मृत्यु टीबी के कारण होती है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2024, 2025, 2026 या फिर 2028। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 2025। 2025 तक टीबी को भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि संयुक्त राष्ट्र सर्व विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने 2030 तक, अगर विश्व की बात करें तो 2030 तक टीबी मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन भारत सरकार ने लक्ष्य को 2025 रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को मोढेरा के सूर्य मंदिर की थीम पर विकसित करने का निर्णय लिया है? मेहसाणा, बनासकाठा, सूरत या फिर अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 37। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है अहमदाबाद। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को मोढेरा के सूर्य मंदिर की थीम पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष नामित किया गया है? पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, एमसी मैरी कॉम या फिर अंजुम चोपड़ा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, पीटी उषा। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की महिला समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है? नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, बोल्विया, उरुग्वे या फिर चिली। कूट का प्रयोग करते हुए आंसर देना है 1 3 6, 2 4 5, 1 4 5 6 या 2 3 5 6। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 3 6। 1 3 और 6। नामीबिया, बोत्सवाना और चिली मकर रेखा पर स्थित है। मकर रेखा पर 10 देश स्थित हैं, जिसमें से ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे है? मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, डेलावेयर या फिर बोस्टन। इसका जो सही आंसर जो है, इसका सही जो आंसर है तो बंद कर दियो। ठीक है। मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, डेलावेयर या फिर बोस्टन, मतलब कौन सा शहर जो है वो हडसन नदी के किनारे है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे है और न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। यह नदी अपने दक्षिणी छोर से न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी प्रांतों की सीमा बनाती है। हेनरी हडसन एक अंग्रेज थे जिन्होंने नीदरलैंड से शुरू किए समुद्री सफ़र के तहत इस नदी की खोज की थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क शहर का एक दर्शनीय स्थल है और टाइम स्क्वायर जो है वो न्यूयॉर्क शहर का एक प्रसिद्ध चौक है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर आधारित है कि टुंड्रा प्रदेश में मृदा निर्माण अत्यंत मंद गति से होता है और यहाँ वर्ष के अधिकांश समय पर तापमान हिमांक से कम होता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा महासागरीय अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? फॉकलैंड धारा, अगुलहास की धारा, लैब्राडोर की धारा या फिर बेंगुला की धारा।
इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अगुलहास की धारा। अगुलहास की जो धारा है यह अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। अगुलहास की धारा जो है वो हिंद महासागर से संबंधित है, या हिंद महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नदी और उसके मुहाने को सुमेलित करिए। नीपर, डान, रोम और पो। जो इसका सही जो आंसर है, मिलान है, वो है नीपर नदी, जो है यूरोप की प्रमुख नदी है। इसका यह जो है रूस के वल्दाई पर्वत से निकलती है, वल्दाई पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिरती है। तो इसका काला सागर। डॉन नदी रूस की प्रमुख नदी है और यह नदी मॉस्को के दक्षिण पूर्व में नोवोमोस्कोवस्क शहर से निकलती है और एजो सागर में गिरती है। रोन नदी यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है जो भूमध्य सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में से एक है और इस नदी को उद्गम स्थल वाले स्विस देश में रोन की हिमानी है, जहां से निकलकर फ्रांस में बहती हुई भूमध्य सागर की लियोन की खाड़ी में गिरती है। पो नदी जो है वो इटली की सबसे लंबी नदी है, या सॉरी प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 354 मील है और यह नदी एड्रियाटिक सागर में गिरती है। इसलिए सही आंसर जो है वो है 2, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा ऑप्शन होगा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, तो इसका सही जो आंसर आपका होगा जो इस प्रकार से, तो आपका बी आंसर ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तांबा, टिन या फिर एल्युमिनियम। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मतलब लौह अयस्क के लिए यह प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और चिली जो है विश्व के सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादक देशों में प्रसिद्ध है और दक्षिण अमेरिका देश के विश्व के सबसे बड़े तांबे के भंडार हैं। चीन विश्व का टिन के लिए उत्पादन का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है, और चीन दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश भी है। अगला प्रश्न है, पछुआ पवन के संदर्भ में कौन कथनों पर विचार कीजिए कि ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध से उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध की ओर गति करती हैं। ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास में सहायक हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि उपध्रुवीय पवनें जो हैं ये दोनों गोलार्धों की में उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले कटिबंधों से निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली हवाएं हैं। ठीक है, इसलिए इसकी पश्चिम दिशा के कारण ही इसे पछुआ हवा कहते हैं, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एड्रियाटिक सागर के तट पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है इटली, क्रोएशिया, अल्बानिया या फिर जॉर्जिया। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है वह एड्रियाटिक सागर के तट पर नहीं है। ठीक है, इटली जो है यूरोप के दक्षिणी हिस्से में है और यह तीन ओर से एड्रियाटिक सागर, ओनियन सागर और भूमध्य सागर तथा टार्टेनियन सागर से घिरा हुआ है। पर इटली की बात करें तो इटली जो है एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर, भूमध्य सागर और टार्टेनियन सागर से घिरा हुआ है और इसकी तीसरी सीमा जो है वो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से लगती है। क्रोएशिया की जो बात करें तो क्रोएशिया भी एड्रियाटिक सागर के तट पर है और यह जो है स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया और बोस्निया से स्थलीय सीमा साझा करता है। अगर अल्बानिया की बात करें तो अल्बानिया भी एड्रियाटिक सागर के मुहाने पर है। यह जो है मोंटेनेग्रो, कोसोवो और मैकेडोनिया
और ग्रीस के साथ सीमा साझा करता है। और जॉर्जिया जो है वो काला सागर के मुहाने पर स्थित है, या उत्तर में रूस से, दक्षिण में टर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। ऑप्शन है कोलंबिया का पठार, पेटागोनिया का पठार, बोलिविया का पठार या फिर छोटा नागपुर पठार। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पेटागोनिया का पठार। एक अंतर पर्वतीय पठार उसे कहते हैं जो पठार पर्वतों के मध्य स्थित होते हैं और पर्वत निर्माण के समय ही इनका निर्माण होता है, इन्हीं को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आंसर इसका जो होगा दो चार, इसमें जो चार ऑप्शन क्या है, इसमें पेटागोनिया का पठार और छोटा नागपुर पठार, ये दो जो हैं वो अंतर पर्वतीय पठार हैं। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। ज्यूगेन, यारदान, लोयस या नूनाटक। कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 और 2, 3 और 4, 1 2 3 या फिर 1 2 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 2 3, मतलब ज्यूगेन, यारदान और लोयस। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।